गुड इवनिंग एवरीवन। नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 14। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, है ना। नॉर्मली बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, आई डोंट नो व्हाई। बिकॉज उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते ना, बहुत सारी चीज़ उनको क्लियर नहीं होती, क्लैरिटी नहीं है तो सब कुछ टफ ही लगेगा। तो चैप्टर 14 इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो आपको पता है एक चीज़, स्टैटिस्टिक्स जो है ना, दैट इज अपने आप में इट इज़ अ फील्ड। ये अपने आप में एक फील्ड होता है स्टैटिस्टिक्स। एक ऐसा फील्ड होता है जैसे कि आप मान लो कि आप मैथमेटिक्स मेजर्स करते हो, मैथमेटिक्स में मेजर्स करते हो, और आपने डिग्री करा मैथमेटिक्स में, और फिर आपका मन हुआ आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए डेडिकेटेड कॉलेजेस हैं इंडिया में, जो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं। वेरी गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस, आईआईटीज के लेवल के, है ना, जिनमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स। आप सोचो ना, मतलब आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, 2 साल आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा है। स्टैटिस्टिक्स का रियल लाइफ में बहुत सारा एप्लीकेशन होता है ना। मैं तो कहूंगा कि आज की दुनिया में एवरीथिंग इज बेस्ड आउट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स क्या है? डेटा हैंडलिंग। डेटा क्या होता है? डेटा मतलब ये होता है कि हम कुछ भी चीज कर रहे हैं, चाहे वो एक बिजनेस रन करना हुआ, चाहे वो मैथमेटिकल स्टडी करना हुआ, चाहे वो पॉपुलेशन काउंट करना हुआ, है ना, चाहे स्कूल में एवरेज मार्क्स निकालना हुआ, एवरीथिंग इज बेस्ड आउट ऑफ डेटा। ठीक है। तो अब क्या होता है, मान लो कि जैसे कि कोई भी एक, लेट अस टॉक अबाउट एनी कंपनी, है ना। लेट अस से मैं अमेजोन कंपनी की बात करता हूँ या फ्लिपकार्ट की बात करता हूँ, तो इन सब के पास क्या होता है, आप रजिस्टर करते हो जब इनको, है ना, तो आप अपना नाम डालते हो, ईमेल आईडी डालते हो, फ़ोन नंबर डालते हो। तो कहाँ जाता है वो डेटा? आपको पता है क्या होता है उन सब डेटा के साथ? मैं बताता हूँ आपको। तो ये चैप्टर तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन बता देता हूँ आपको, वरना पढ़ाई तो चलती रहेगी, अपन तो बहुत छोटे स्केल में पढ़ने वाले। आप जब डेटा डालते हो ना, तो आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, और आपका फ़ोन नंबर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी अदर अदर चीज़ें जो आप डालते हो, वो सारे उनके पास स्टोर होते हैं। और वो सारी चीज़ें जब स्टोर होती है उनके पास, तो वो एक टैबुलर फॉर्म में स्टोर होती है ना। एक टैबुलर फॉर्म में उनके पास एक टेबल बन जाता है ऑटोमेटिक। ये सब जादू से हो जाता है। आपको पता है ना, जो भी आप डेटा डालते हो वो अपने आप इस टेबल में जाके फिट हो जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स आजकल बन रखे हैं। ठीक है। मैंने आई हैव माई सेल्फ वर्कड फॉर सच सॉफ्टवेयर्स। मैंने 2 साल सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम किया, तो आई हैव सीन कि कैसे डेटा बनता है, कैसे टेबल बनता है, और टेबल का यूटिलाइजेशन क्या होता है। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन जब आप चीज़ों को देखो तो ज़्यादा मज़ा आता है आपको, तब लगता है कि यार बचपन में जो अपन पढ़ते थे स्टैटिस्टिक्स, उनका यूज़ हो रहा है। तो जब आपके पास डेटा आता है तो उसमें ना आपका, आपकी एज आ जाती है, क्योंकि आप बर्थडे डालते हो अपना, तो आपकी एज आ जाती है। फिर आपकी लोकेशन आ जाती है ना। लोकेशन भी आ ही जाती है, क्योंकि आप ऑर्डर कर रहे हो कुछ भी, तो आपकी लोकेशन तो ऑफ कोर्स आप एड्रेस डालोगे ही डालोगे। तो आपका सारा डेटा रहता है। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनीज अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए डेटा को अच्छे से स्टडी करती है। वो लोग देखते हैं कि किस एज ग्रुप के लोग लोग ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। मान लो कि एक 27 साल का आदमी है, उसने रजिस्टर करा। फिर मान लो कि एक 18 साल की लड़की है, उसने रजिस्टर करा। फिर मान लो कि एक 25 साल की लड़की ने रजिस्टर करा। फिर 61 ईयर ओल्ड बुजुर्ग ने रजिस्टर करा। दे ऑर्डर्ड समथिंग ऑफ देयर ओन, बट दे रजिस्टर्ड, है ना। तो फिर वो स्टडी करेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि 60+ है। तो उनको पता चलेगा कि अरे, बूढ़े लोग भी हमारे बिजनेस को यूज कर रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन को चला रहे हैं। तो वो बूढ़े लोगों के लिए कैसे, वो कौन से प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना, वो कौन से प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा सर्फिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें देख कर वो लोग अपना बिजनेस को और ज़्यादा अच्छे से मैक्सिमाइज करते हैं, प्रॉफिट्स को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लोकेशन देखते हैं कि ज़्यादातर ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं, मुंबई से आते हैं या पुणे से आते हैं या फिर नासिक से आते हैं, है ना, या फिर कहीं और से आते हैं या चेन्नई से आते हैं, वॉट। तो वो देखते हैं अब मुंबई से किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, क्या ऑर्डर करते हैं वो लोग, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। दिस इज ऑल डेटा हैंडलिंग। स्टैटिस्टिक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो इसी का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, हम तो बहुत छोटे स्केल में पढ़ेंगे इस चीज़ को। आजकल तो क्या हो गया कि सॉफ्टवेयर्स ऐसे बन चुके हैं कि दे डू ऑल द स्टडी बाय देमसेल्व्स। आपको बस आपका एक कोड डालना होता है, वो कोड उसको एक ऑर्डर देगा, वो ऑर्डर को वो एग्जीक्यूट करेगा, और आपको जो चाहिए आप आराम से उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो।
ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली, ये तो मैंने एक कंपनी का दिया, आप कोई भी कंपनी ले लो ना, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन हैवी डेटास। और इतना हैवी डेटा कौन कौन हैंडल करेगा, इतना हैवी डेटा? आप में से कोई एक, आप में से कोई एक जिसको इस फील्ड में शायद इंटरेस्ट हो या इंटरेस्ट आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप में से कोई एक जो इस फील्ड में आ जाए, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ले, बहुत अच्छे लेवल से डेटा हैंडलिंग सीख ले, है ना, तो दे कैन बिकम अ सॉर्ट ऑफ डेटा साइंटिस्ट, तो जो आजकल एक डेजिग्नेशन होता है। तो इस चीज़ की शुरुआत यहाँ से हो रही है, क्लास 10th से। इनफैक्ट क्लास 9th में भी अमन ने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, लेकिन क्लास 10th में हम थोड़ा सा और ऊंचा लेवल का स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, मान लो मेरी क्लास में 5 बच्चे, अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, तो मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली। हाँ, टेल मी, कोई कुछ पूछना चाहता है तो। हम्म। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारी क्लास में लेटर से 5 स्टूडेंट्स हैं, जस्ट 5 स्टूडेंट्स। पहले वाले का नाम है ए, दूसरे वाले का नाम बी, और ऐसे ही करते सी डी ई, मेरे पास 5 लोग हैं। इन सबको मैंने मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया, है ना, और इनके मैथमेटिक्स के टेस्ट में नंबर आए 10 में से। 10 नंबर का टेस्ट दिया, पहले ए के नंबर आए 10, बी के नंबर आए 9, सी के नंबर आए 8, डी के नंबर आए 1, और ई के नंबर आए 6। ठीक है। तो आप लोग आराम से बता सकते हो ना कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए? ए के। क्यों? बिकॉज इट इज विजिबल, हमें दिख रहा है। सेकंड हाईएस्ट किसके आए? बी के। यस शर्वरी, डू यू हैव एनी डाउट? नो सर। ओके, एंड फिर उसके बाद सी के थर्ड हाईएस्ट है। सबसे कम किसके आए? डी के आए। फिर उसके बाद ई के है 6 मार्क्स। अब आपसे अगर कोई बोल दे, है ना, मान लो कोई आकर बोलता है, थर्ड पर्सन, या तो स्कूल का प्रिंसिपल आता है और वो बोलता है कि सर आपकी क्लास में क्या परफॉर्मेंस रहा, तो देर शुड बी सम क्राइटेरिया, राइट? आप स्कूल में जाके आप प्रिंसिपल को ऐसे बताओगे क्या, सर ए के 10 मार्क्स आए, बी के 9 मार्क्स आए, सी के 8 मार्क्स आए, डी के 1 मार्क्स आए, और ई के 6 मार्क्स आए। अब आप खुद ही जान लो कि क्या परफॉर्मेंस है हमारी क्लास का, है ना। तो ऐसे तो नहीं बताओगे प्रिंसिपल को, देर शुड बी सम वे। आप कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल को बोलोगे कि नहीं नहीं सर, हमारी क्लास में ज्यादातर बच्चों के नंबर जो है वो 8 से ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन 8, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड ग्रेटर देन 8। ये एक तरीका हो गया बताने का। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 80% ऑफ मार्क्स। तो इससे एक पता चलता है कि क्या भाई क्लास का हाल क्या है। एक और तरीका ये हो सकता है कि आप क्लास का एवरेज निकाल लो, है ना। आप देख लो कि यार 5 लोगों ने पेपर दिया है, तो 5 लोगों के एवरेज मार्क्स कितने आए, तो 5 नंबर्स का एवरेज या मीन। ऐसे 2 से ज्यादा नंबर्स होते तो अपन मीन बोलते हैं, सिर्फ 2 नंबर होते तो हम एवरेज बोलने लग जाते हैं। तो हम लोग एवरेज बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दे आर ऑल वन इन अ सेम थिंग। तो अगर 5 नंबर्स का मैं आपको मीन निकाल कर दूं, तो देखिए 10 और 9 19, 19 + 8 27, 28 एंड 34। 34/5 आ रहा है 5 लोगों के मार्क्स का एवरेज या मीन। 5 8 = 40, 5 5 6 = 30, सॉरी, वेरी सॉरी, 5 6 = 30 एंड 5 8 = 40। तो क्लास का एवरेज मार्क्स कितना हुआ? 6.8। 6.8 एवरेज मार्क्स हुआ। ठीक है। तो ये मैंने बता दिया प्रिंसिपल को कि हमारी क्लास में एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं वो 6.8 आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल को एक आइडिया लग गया कि ठीक है यार, क्लास में लोग ऑलमोस्ट 7 मार्क्स स्कोर कर ले रहे हैं, है ना। तो ये क्राइटेरिया हो गया बताने का। तो है ना, क्या होता है कि अभी तो मेरे पास 5 स्टूडेंट है, मान लो कल को मेरे पास 50 स्टूडेंट आ जाएंगे, 50 स्टूडेंट्स। तो 50 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, आप सोच कर देखिए। क्योंकि 5 स्टूडेंट्स का एवरेज तो मैं यूं ही निकाल ले रहा हूँ आराम से, कि ये 10 सबको ऐड कर दिया, /5, इट वॉज वेरी इजी फॉर मी। बट अगर 50 स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो फिर सबको 50 नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा, हर किसी के इंडिविजुअल मार्क्स आई हैव टू ऐड, एंड देन आई हैव टू डिवाइड इट बाय 50। तो वो काम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। और मान लो आपकी क्लास में 100 बच्चे आ गए किसी दिन, तो फिर आप 100 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालेंगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए डिफिकल्ट टास्क ऑल्सो, इट्स नॉट वेरी इम्पॉसिबल बट डिफिकल्ट। फिर आपके पास मान लो 1,000 स्टूडेंट्स है या 10,000 स्टूडेंट्स है, या मान लो कि हमारे इंडिया में आईआईटी का पेपर देते हैं कितने लोग? 11 लाख लोग पेपर देते हैं आईआईटी का। तो अब मेरे पास 11 लाख लोगों के स्कोर रहेंगे अगर,
और मेरे को कोई बोलता है कि इनका सबका एवरेज निकालिए, तो बहुत बड़ा टास्क। मतलब आपको पता है कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी ना 1 घंटे तक हैंग रहेगा कैलकुलेट करते हुए। लिटरली ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो भी अटक जाते हैं जब उनको बहुत हैवी कैलकुलेशन देते हो। तो कुछ तो तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत हैवी डेटा होता है उसके साथ अपन डील कर सके। अब देखो यार, हमारी क्लास 10th है। क्लास 10th में आपको मैं ये थोड़ी बताऊंगा कि 1 लाख लोगों के मार्क्स के साथ डील करो या 10 लाख लोगों के मार्क्स के साथ डील करो। हम लोग छोटा सा एक क्लास देखेंगे, 50-60, 50 to 60 पीपल का हम लोग एक ग्रुप डेटा देखेंगे, और वो डेटा जो रहेगा उसको हम हैंडल करना सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब है ना, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए थोड़ा सा क्लास 9th रिवाइज करके दे रहा हूँ आपको। क्लास 9th में जो भी पढ़ाया गया होगा आपको, आई डोंट नो कि कितने लोगों ने अच्छे से सिंसियरली क्लासेस की होगी, बट जिसने भी की होगी उन सबको याद होगा। मान लो कि मेरी क्लास में और बच्चे हैं, एक और बच्चा है FGHI एंड J एंड सो ऑन। इसके नंबर आए 5, इसके नंबर आए 10, इसके नंबर आए 9, इसके नंबर आए 3, और इसके नंबर आए फिर से 10। ठीक है। तो अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये इतने बच्चे जो है, इन सबके मार्क्स का एवरेज निकालो, तो अपने को अब ज्यादा मेहनत लगेगी। सही बात है ना, मेहनत लगेगी भाई। आपको क्या करना रहेगा कि 10 + 9 + 8 + 1 + 6 एंड सो ऑन, आपको ये सब करके डिवाइड करना रहेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सर हाँ बोलो। सर क्या हम ऐसे नहीं कर सकते क्या? मतलब अभी हमने ई तक का एवरेज ऑलरेडी निकाला है, हाँ, वी तो कैन डू हम दैट, वी कैन डू जे दैट। का एवरेज कैलकुलेट करके वो ए टू ई एंड वी विल ऐड इट विद दैट ए टू नो, ई पार्ट। नो, ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसका एवरेज और इसका एवरेज अलग अलग निकाल के ऐड कर दो। डोंट डू दैट, है ना। क्योंकि करना क्या होता है कि आप इसका सम निकाल चुके हो, जैसे कि आपने इसका सम 34 निकाला है, हाँ ये सम निकाल लिया, अब ये वाला सम भी निकाल लो। ये वाला सम कितना आएगा? 15 और 24, 27, 37, 37 आएगा। तो 37 आएगा आपके पास सम। तो पहले वाला सम 34 था और दूसरा वाला 37 था, और टोटल अभी कैंडिडेट्स 10 हो गए। तो ऐसे करके नया एवरेज आप निकाल सकते हो, है ना। बट माई पॉइंट इज दैट कि अगर आपके पास 10 लोग हैं तो भी इट इज मैनेजेबल, वी कैन डू इट। कितना ही टाइम लगा मेरे को? 10 सेकंड, 20 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं लगा ना। लेकिन अगर क्लास में 50 बच्चे हो गए तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, हर किसी का मार्क्स ऐड करना और फिर एवरेज करना। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ग्रुप करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 10 स्टूडेंट है, तो इन्हीं का डेटा मैं ग्रुप कर सकता हूँ। मैं ये देखूंगा कि 1 मार्क कितने लोगों के आए, 2 मार्क्स कितने लोगों के आए, 3 मार्क्स कितने लोगों के आए। तो मैं इससे टेबल बनाऊंगा जो 9th क्लास में हमको सिखाया गया था। मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने लोगों के उतने मार्क्स आए। ठीक है। और फिर आपको ये मार्क्स को अपन XI बोलते थे। पता नहीं आप लोगों ने लास्ट ईयर किस नोटेशन से पढ़ा हो, क्योंकि 9th क्लास का मेरे को नोटेशन याद नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को थ्योरी जरूर पता है कि क्या पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो देखिए हमारे पास टोटल 10 तरह के नंबर्स हो सकते हैं। अब आप देखो 10 मार्क्स कितने लोगों के आए। 10 मार्क्स 3 लोगों के आए, 1 2 3। तो आप 3 बार इनको जोड़ो, इससे अच्छा आप 10 के सामने 3 लिख दो, है ना, ताकि आप इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि 3 लोगों ने मिलाकर 30 नंबर तो लाए हैं। अब आप बोलोगे कि सर क्या दिक्कत है, 3 बार ऐड ही कर लो ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लास में अगर मान लो बहुत ज़्यादा लोगों के अगर 10 नंबर आते हैं या बहुत ज़्यादा लोगों के 9 नंबर आते हैं, तो क्या उन सबको ऐड करना मुश्किल रहेगा मेरे लिए। तो मैं जस्ट काउंट कर लूंगा कि कितने लोगों के आए हैं मार्क्स। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये भी तो टीडीएस टास्क है, कौन सा अपना काम आसान हो जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल आसान नहीं होगा आपका काम, आपका काम मुश्किल ही रहेगा, लेकिन आपका काम जितना ज़्यादा आसान हो सकता है उतना आसान करने की कोशिश करेंगे अपन। 9 मार्क्स कितने लोगों के आए? 1 2, 2 लोगों के 9 मार्क्स आए, आई डोंट केयर किसके आए, बट 2 लोगों के 9 मार्क्स आए। फिर 8 मार्क्स कितने लोगों के आए हैं देखते हैं हम लोग। एक ही इंसान के 8 नंबर आए हैं। ऐसे करते करते अपन डेटा बनाएंगे फटाफट। 7 किसके आए? किसी के नहीं आए। 6 किसके आए? एक, बस एक ही इंसान के 6 आए। तो 7 किसी के नहीं आए, 6 किसी के नहीं आए। हाँ, 6 एक क्या है। और उस तरह से मैं पूरा लिख दूंगा, थोड़ा सा ये लंबा टास्क है बट कर देता हूँ ना। 5 एक आदमी का आया है, 4 किसी का नहीं आया है, 3 एक ही इंसान का आया है। तो 4 किसी का नहीं आया है, 3 एक का आया है, 5 भी एक का आया है। 2 2 किसी का आया नहीं आया, 1 2 लोगों का आया है ना। ओके, 1 भी एक इंसान का है। तो
इन सबको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं आपको पता है, क्योंकि 3 लोगों के 10 नंबर आए तो 10 प्लस 10 प्लस 10, वो करने से अच्छा अपन डायरेक्टली 10 × 3 करेंगे ना, मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है। आ रही बात समझ में? तो आप लोगों को जो लास्ट ईयर सिखाया गया था वो ये था कि आप एफ आई एक्स आई निकालिए। 1 × 1 1, 2 × 0 2, 2 × 0 is 0, 3 × 1 is 3, 4 × 0 0, 5 × 1 is 5, 6 × 1 is 6, 7 × 0 0, 8 × 1 is 8, 9 × 2 is 11, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 9 × 2 is 18 and 10 × 3 is 30। चेक करो। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, और आपको लास्ट ईयर एक फार्मूला बताया गया था, कोई भी बच्चा मुझे अगर बता दे कि वो फार्मूला क्या था। समेशन सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। यस, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। आप समेशन को सिग्मा भी बोल सकते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो मैं समेशन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको वो फीलिंग देता है कि सम हो रहा है, सम, समेशन मतलब सम हो रहा है ना। और सिग्मा भी आप कह सकते हो, सिग्मा का मतलब भी यही होता है कि एडिशन हो रहा है। तो सिग्मा एफ आई एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई होता था एवरेज, एवरेज मतलब एक्स बार, ये आपको लास्ट ईयर सिखाया गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। ठीक है, अच्छा तो आप यहाँ से डेटा निकाल सकते हो, आप ये सारा जोड़ दो, ये सारा जोड़ दो तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 8 is 23, 23 33 30 41, 51 61 71, 71 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10, तो क्लास का एवरेज हो गया आपके पास 7.1। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी, वैसे होगी भी तो इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास का एवरेज मार्क्स आ गया 7.1, मतलब इस क्लास में एवरेज स्कोर जो है वो 7.1 आ रहा है। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि एवरेज निकालना बहुत अच्छा क्राइटेरिया है क्लास को जज करने का, क्लास को जज करने का क्राइटेरिया एवरेज निकालना अच्छा नहीं है, क्योंकि एवरेज तो यार देखो, इंडिया की एवरेज इनकम अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास कुछ ना कुछ आंसर। आप गूगल करोगे ना एवरेज इनकम ऑफ इंडिया, पर कैपिटा इनकम, एवरेज पर कैपिटा इनकम, सो देयर विल बी एन अमाउंट। बट उसमें क्या होगा ना कि सबकी इनकम ऐड हुई है, तो उसमें अंबानी की भी इनकम ऐड हुई है, टाटा की भी इनकम ऐड हुई है, ठीक है, अडानी बिरला इन सब की इनकम्स ऐड हुई है। और जो एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं, जो एक दिन में मात्र 50 रुपये 100 रुपये कमाते हैं, उनकी भी इनकम ऐड हुई है। तो आप देख रहे हो जो एवरेज होगा वो थोड़ा सा बड़ा ही आएगा, क्योंकि टाटा अंबानी दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, तो वो एवरेज को बड़ा कर देंगे, तो उससे अपना इंडिया का एवरेज इनकम बड़ा दिखेगा। अच्छी बात है, थोड़ा सा जितना होना चाहिए उससे बड़ा ही दिखेगा, लेकिन एवरेज जो होगा वो करेक्ट क्राइटेरिया नहीं होगा जज करने के लिए। तो वो उस चीज़ के लिए क्या क्राइटेरिया होता है वो अपन सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, है ना, कि क्या होता है भाई, है ना, मीन मीडियन मोड, वो सब अपन सीखेंगे जो आपने लास्ट ईयर भी सीखा होगा। डोंट वरी अबाउट इट, अभी आप बस स्टोरी को समझते चले। तो ये मैंने मीन निकाल दिया। अब क्या दिक्कत है बताओ, हम क्लास 10th में क्यों दोबारा ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जब अपन ने 9th क्लास में इतना पढ़ लिया था कि मीन ऐसे निकाला जाता है, तो हम क्लास 10th में फिर से क्यों वो चैप्टर लेकर आ गए, फिर से हम क्यों मीन निकाल रहे हैं। वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लास 10th में ना डेटा बढ़ गया है। मान लो आपकी क्लास में जो स्कोर आया है वो ऐसा आया है, मतलब किसी एक स्टूडेंट का 10 नंबर आया, दूसरे का आया 3 नंबर, तीसरे का आया 10 नंबर, चौथे का आया 2 नंबर, ऐसे करते करते बहुत सारे स्कोर आ गए मेरे पास। ठीक है, तो मैं रैंडमली कुछ भी लिखते जा रहा हूँ, अगर कि 10 5 6 3 2 10 9 8 6 3 5 4 2 1, ऐसे करते करते मैंने बहुत सारा डेटा लिख दिया, अगर बहुत सारा लिखते जाता हूँ ना, एक का 0 भी आया है मान लो, है ना, बीमार पड़ गया था वो बीच में छोड़ दिया, ऐसा करके 3 2 3 3 7 7 10 9 7 1 3 2 4 4 6 4 2 5 11 तो ज़्यादा हो गया ना, 10 9 9 7 ऐसा कुछ, इतने सारे मार्क्स। अब मेरी हालत खराब हो जाएगी, है ना, अब मेरी हालत खराब हो जाएगी किस चीज़ में, एवरेज कैलकुलेट करने में, क्योंकि फिर मेरे को अब डेटा सेग्रीगेट करना पड़ेगा। अब मुझे देखना पड़ेगा कि 10 नंबर कितने लोगों के हैं। मान लो इस डेटा को मैं और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इफ आई इंसेनली इंक्रीज दिस डेटा, लेट अस से कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको 4 5 3। आप लोग है ना प्लीज इस चीज को जो मैं समझा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखा के क्वेश्चन सॉल्व कराना चालू कर सकता हूँ अभी से कि ठीक है आपके नंबर आ जाएंगे,
एग्जाम में, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कंसेप्ट अच्छे से। तो आप बस समझने की कोशिश करो कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो कि आपकी क्लास में इतने मार्क्स आए हैं लोगों के। ठीक है, ओके, तो ये मैंने इसको ही डबल कर दिया, तो आप भावनाओं को समझो बस। इतने सारे स्टूडेंट हैं, अब इनके लिए मैं क्या ऊपर वाला मेथड लगा सकता हूँ? लगाने को तो लगा सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कितने लोगों के वन वन मार्क्स आए, कितने लोगों के 2 मार्क्स आए, कितने लोगों के 3 मार्क्स आए। आई कैन डू दैट। बट क्या मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा इस चीज़ में? हाँ, काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगी। ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू गेट सम अदर वेज जिससे मैं बता सकूं कि कितना स्कोर आ रहा है लोगों का। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि एक क्लास मार्क करके बनाते हैं। आई कैन नॉट डू ईच एंड एवरी मार्क्स, आई कैन नॉट कैलकुलेट ईच एंड एवरी। मैं ये नहीं देख सकता हूँ कि एक नंबर कितने लोगों के आए, बिकॉज मेरी हालत खराब हो जाएगी कैलकुलेट करने में। बहुत सारे लोग हैं यार, कितने लोगों ने पेपर दिया है। अब हर किसी का मैं चेक करूँ ढूंढ ढूंढ के कि किसके 1 नंबर आए। ये इसका 1 नंबर आया है, फिर कहाँ गया यार, ये इसका 1 आया है, फिर इसका इसका 1 आया है, इसका 1 आया है, ऐसे करके मतलब सोच रहे हो कितना दिमाग खराब हो रहा है। और कुछ मिस कर दिया गलती से तो वो तो मिस कर ही दिया। तो एक, समझ रहे हो, प्रॉब्लम ज़्यादा है यहाँ पे, कैलकुलेशन ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है। तो आई कैन नॉट गो विथ इंडिविजुअल मार्क्स, तो मैं क्या करता हूँ, रेंज बनाता हूँ। क्लास मार्क, क्लास मार्क का मतलब होता है रेंज। तो आप एक रेंज बना दो और रेंज में लिख लो कि 0 से लेकर 3 तक कितने लोगों के नंबर आए हैं, फिर 4 से लेकर 8 तक कितने, 4 5 6 7, 4 से लेकर 7 तक कितने लोगों के मार्क्स आए, और 7 से लेकर 10 तक कितने लोगों के मार्क्स आए, 7 8 9 10। ठीक है, तो आपने क्लास मार्क में क्या कर दिया कि अब आपने इंडिविजुअल मार्क्स नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि कितने लोगों के 0 आए, कितने लोगों के 1 आए, कितने लोगों के 2 आए, कितने लोगों के 3 मार्क्स आए। आप एक एक मार्क्स पर नहीं जा रहे हो क्योंकि आपका दिमाग खराब हो रहा है ना, एक एक नंबर पे जाने पे टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हमने एक रेंज बना दिया कि 0 से 3 के बीच में कितने लोगों के आए, तो थोड़ा सा ज्यादा आसान हो गया हमारे लिए। 4 से 7 और 7 से 10। तो हमने क्लास मार्क बना दिया, मतलब एक रेंज क्रिएट कर दिया। और उस रेंज के साथ हम लोग कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा, सिखाऊंगा मैं आपको, उसकी चिंता ना करें। तो सर हाँ बेटा बोलो। सर इंस्टेड ऑफ क्लास मार्क शुड इट बी क्लास इंटरवल? हाँ यार, क्लास इंटरवल होना Yes, sir. चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, इट शुड बी क्लास इंटरवल, है ना। तो क्लास, अब क्या है कि क्लास इंटरवल मतलब रेंज हो गया। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, 0 से 3, 4 से 7, 7 to 10, ऐसे रेंज डिसाइड कर रहे हैं। उससे हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जा रहा है। अब देखो मैं क्या करूंगा, हर नंबर जो 0 से 3 के बीच में फॉल करता है उनके साथ में स्टडी करने जा रहा हूँ। मैं उनको ढूंढूंगा कि कौन कौन से ऐसे नंबर है, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स नहीं, आई जस्ट फॉर सर्च फॉर नंबर्स जो 0 से 3 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके। इसमें ना एक छोटी सी चीज मेरे को आपको समझानी है। वो ये है कि मान लो किसी स्टूडेंट के 0 मार्क्स आए, तो वो कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में आएगा। किसी के अगर 2 मार्क्स आए तो वो कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, ऑफ कोर्स फर्स्ट में आएगा। लेकिन किसी के अगर, अच्छा मैंने यहाँ पर मुझे यहाँ पे ऐसा करना चाहिए था, 0 से लेकर 3, और फिर वहीं से 3 से स्टार्ट करते हैं अपन, तो 3 से लेके 0 1 2 3, फिर 3 4 5 6, ठीक है, फिर 6 7 8 9, और फिर लास्ट में 10 ऐसा लिख दिया। ऐसे बहुत अच्छा इंटरवल नहीं बन पा रहा है क्योंकि समझ रहे हो ना, बहुत इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हर किसी में 4 4 का डिफरेंस रखना था, तो यहाँ पे मैंने 9 रखा। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे चलो 10 भी लिख सकता हूँ मैं, बट नॉर्मली क्या होता है कि हर क्लास में जो इंटरवल होता है वो सेम होता है। यहाँ पे 4 4 का डिफरेंस है, 0 1 2 3, 3 4 5 6, 6 - 3 = 3, 10 यहाँ पे 9 होना चाहिए, 9 - 6 = 3, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब चलो इतना ही लिखता हूँ मैं सबसे पहले। तो अब आप मेरे को बताइए कि अगर किसी स्टूडेंट के 1 नंबर आते तो वो कहाँ पे फॉल करेगा, यहाँ पे। किसी के 2 नंबर आते तो भी वो फर्स्ट इंटरवल में, 0 मार्क्स वाला भी यहीं पे आएगा। लेकिन अगर किसी के 3 नंबर आ गए
तो वो कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, 0 से 3 में या फिर 3 से 6 में? ये एक बड़ा डाउट है। 3 6 में। हाँ, 3 6 ऑफ कोर्स होता क्या है ना कि ये पहला वाला जो नंबर होता है ये इंक्लूडेड होता है, इसको अपन इंक्लूडेड करते हैं, मतलब जिसके 0 नंबर आएंगे वो इसी इंटरवल में पाया जाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला नंबर होता है उसको अपन एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रैकेट लगा रखा है जिसको अपन ओपन ब्रैकेट कहेंगे। लेकिन अभी आप इतना देखो कि ये 3 जो है वो फर्स्ट इंटरवल में नहीं आएगा। 3 अगर किसी का नंबर आता है तो वो सेकेंड इंटरवल में भेजा जाएगा। तो यहाँ पर 3 इंक्लूडेड है लेकिन 6 एक्सक्लूडेड है, और यहाँ पे 6 इंक्लूडेड है लेकिन 9 एक्सक्लूडेड है। तो अगर किसी के 6 नंबर आते हैं तो वो इस इंटरवल में नहीं पाया जाएगा, वो इस इंटरवल में उसको भेजेंगे अपन थर्ड वाले में। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर किसी के 3 नंबर है तो वो यहाँ पर आएगा। तो आप बस इन शॉर्ट इतना समझ लो कि लेफ्ट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, वो उस ग्रुप में उस क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड होते हैं या पाए जाते हैं, और जो राइट वाला है वो अगले में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेजर डाउट है जो बच्चों को रहता है, कभी क्लियर नहीं होता है। तो जिसके 3 नंबर आएंगे वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पर आएगा। दूसरी बात, अब हम क्या करते हैं कि क्लास इंटरवल तो मैंने बना लिया, अब मैं देखता हूँ कि इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 0 से 3 में पाए जा रहे हैं, उनको अपन शेड कर लेते हैं। तो चलो शेड कर लेंगे। तो देखो 0 से 3 में बस 0 1 2 लेना है, 3 नहीं लेना है, 0 1 2। तो आप देखो ये 2 आ गया, फिर ये यहाँ पे फिर से 2 आ गया, फिर से 2 1 0 2, है ना। फर्स्ट लाइन में मैंने कोई गलती नहीं करी, यहाँ पे आते 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर से 2 आ गया, फिर से 2, और दैट्स इट। चलिए कितने हो गए शेडेड वाले को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले इंटरवल में पाए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरे इंटरवल में पाए जा रहे हैं वो स्टूडेंट कितने, मतलब जिनके 3 से 6 के बीच में नंबर आए। अच्छा सॉरी, मैंने नीचे वालों को तो गिना ही नहीं ना यार, यहाँ पर भी तो है कुछ स्टूडेंट्स, ये 2 हो गया, ये फिर से 2 हो गया। एक्चुअली मैंने इसी को यहीं पे कॉपी करा था ना ताकि थोड़ा स्टाइलिश दिखे और ज़्यादा डेटा दिखे। तो वही 10 और 10 कितना, 20 हो गया है। जो ऊपर है वही नीचे ना, सेम चीज़ तो आएगा। you'll get the same set of numbers, 2 2 3 नहीं आएगा यार, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 0 2 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले इंटरवल की ओर चलते हैं अपन। तो टोटल अपने पास अभी यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स ऐसे जो पहले इंटरवल में पाए जा रहे हैं, और कितने स्टूडेंट है जो सेकेंड इंटरवल में पाए जा रहे हैं, मतलब वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 3 से 6 के बीच में, मतलब या तो 3 या तो 4 या तो 5, बस 6 नहीं। 6 इंक्लूडेड नहीं होगा, राइट वाला जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, लेफ्ट वाला ही इंक्लूडेड होता है। 6 अगले इंटरवल में गिना जाएगा। ठीक है, तो 3 4 5 कितने लोगों क्या अपन वो देख लेते। तो 3 4 5 वाले देख लेते, 3 4 5 वाले जितने भी उनको मैं फटाफट शेड कर देता हूँ। ठीक है, तो जितने भी 3 4 5 वाले हैं इन सबको अपन ने यहाँ पर शेड कर दिया, और फिर उनको अपन गिन भी लेंगे। तो ये 3 3 3 और यहाँ पर भी 3 है, फिर ये 4 वाले हैं, और ये भी 4 हो गया, ये 5 हो गया, और कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। देखो येलो वाले कितने हैं, और यहाँ पर तो इस वाले इलाके में सेम आएगा ना, कॉपी कर रखा है मैंने डेटा बढ़ाने के लिए। तो 1 2 3 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। व्हाट अ कोइंसिडेंस। लेकिन यहाँ पर 20 है तो नीचे भी 20 होंगे, तो टोटल 40 हो गए। ठीक है, तो टोटल 40 हो गए अपने पास। फिर हमने देखा कि बचे हुए जो होंगे 6 से 9 वाले, एक्चुअली 6 से 10 भी कर सकते हो आप, लेकिन मैंने इसको इंटरवल को यूनिफॉर्म रखने के लिए 6 से 9 कर रखा है। तो 6 से 9 वाले में कौन कौन आएंगे, 6 वाला आएगा, 7 वाला आएगा, 8 वाला आएगा, 9 वाला नहीं आएगा। ठीक है, 9 वाला नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि 6 से 9 में 6 7 8, बस ये 3 अपने को सर्च करना है, फटाफट शेड करते। तो 6 7 8 वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको मैंने शेड करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऊपर है तो 9 नीचे भी होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। अगला इंटरवल जो रहेगा, देखिए इधर प्लीज, अगला इंटरवल जो रहेगा वो क्या रहेगा, 9 से स्टार्ट होगा। 9 से कहाँ तक जाएगा, 10, कायदे से तो 10 नंबर का ही पेपर है तो 10 तक ही जाना चाहिए, लेकिन मैं इसको जबरदस्ती ऐसा लिख देता हूँ कि 11 लिख देता हूँ, नहीं 12 लिख देता हूँ,
ताकि 3 का डिफरेंस दिखे ना, जैसे 6 और 9 में 3 का डिफरेंस है, 3 से 6 में 3 का डिफरेंस है। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो 9 से लेके 12, लेकिन मत लिखो, 9 से 10 ही लिख दो चलो, ठीक है, क्योंकि अपना मैक्सिमम पेपर 10 नंबर का था, मैक्सिमम मार्क्स 10 नंबर के थे, तो ये इंक्लूडेड होगा, ये एक्सक्लूडेड होगा। अब अपन देखते हैं कि 9 और 10। अच्छा इसमें है ना, काम करो, 9 से 10 थोड़ा इंटरवल देख रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। मान लेते हैं कि पेपर जो है 12 नंबर का था, ठीक है, थोड़ा अब यार जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना। मान लो कि क्वेश्चन पेपर 12 नंबर का था और किसी के 10 से ऊपर आए ही नहीं, ठीक है, 2 नंबर तो हर किसी ने गलत किया ऐसा मान लो, ठीक है। तो यार अब कुछ तो जुगाड़ करूं मैं। यहाँ पे आप 9 to 12 लोगे, 9 to 12, 9 और 12 के बीच में 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, ठीक है। देखते हैं तो 9 से 12 के बीच में कितने लोगों के नंबर आए, लेट अस शेड इट आउट। तो 9 से 12 मतलब 9 वाले, 10 वाले, 11 वाले और 12 वाले तो अगले में जाएंगे, तो 12 वैसे भी किसी का नहीं आया तो उसका लोड मतलब, तो ये जितने भी है 10 10 है ना, ये जितने भी सबको मैं 9 10 वालों को कर देता हूँ मार्क। तो 1 2 3 4 5 6, बेसिकली जो जो बचा है वो 7 8 9, ऊपर 9 है तो नीचे भी 9 होंगे, टोटल कितने हो गए, 18 हो गए यहाँ भी। अच्छा अब 12 बच गया ना, 12 बच गया है तो 12 को मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ ओनली 12। ऐसा होगा नहीं आपके साथ कभी भी, आपको बहुत अच्छे से खूबसूरती से क्वेश्चन दिया जाएगा कि सारे इंटरवल सेम सेम आए, ठीक है, बट अपन ने 12 लिख दिया क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 12 किसी के आए ही नहीं है ना, 0 लिख दिया, तो 12 इंटू 0 0 ही होना है आखिर में, तो उससे हमको फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये हो गया अपने पास क्लास इंटरवल एंड फ्रिक्वेंसी। तो इन दोनों में फर्क क्या है, ऊपर और नीचे वाले में फर्क क्या है। अभी अपन ने जो क्लास 9th में पढ़ा था उसमें क्या था कि हम लोग उंगलियों पे गिन पा रहे थे कि एक नंबर एक ही बच्चे का आया है, 2 नंबर किसी का नहीं आया, 3 नंबर एक ही बच्चे का आया, 4 नंबर किसी के नहीं आए, 5 नंबर एक का आया, 6 नंबर एक का आया, 7 नंबर किसी के नहीं आए, 8 नंबर एक के, 9 नंबर 2 के और 10 नंबर 3 बच्चों के आए। ये हम उंगलियों पे गिन पा रहे थे। ऐसा क्यों उंगलियों पे गिन पा रहे थे, क्योंकि तब बच्चे बहुत कम थे क्लास में, सिर्फ 10 बच्चे थे, छोटा डेटा था। तो हम जब 9th क्लास में थे तो हमको छोटा डेटा सिखाया जाता था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट मार्क्स लिखते थे और फ्रिक्वेंसी लिखते थे, और मार्क्स इंटू फ्रिक्वेंसी करके FI XI लिख लेते थे, है ना, 2 इंटू 0, 3 इंटू 0, क्योंकि 3 लोगों के 10 नंबर आए, तो मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि 10 + 10 + 10 करूंगा। मैं तो डायरेक्टली ऐसा करूंगा ना कि 3 बच्चों के 10 नंबर आए तो 10 इंटू 3 30, सही है ना। 9 दो बच्चों के 9 नंबर आए तो मैं 9 + 9 करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 9 इंटू 2 ज्यादा आसान है मेरे लिए, कन्वीनियंट है, ठीक है। तो हमने 9th क्लास में क्या देखा था कि वी डायरेक्टली यूज टू मल्टीप्लाई, किससे, जो एग्जैक्ट नंबर होता था उसी से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे देखो 3 नंबर एक बच्चे का आया तो 3 इंटू जितने बच्चों का आया वो, 4 नंबर एक बच्चे का आया, सॉरी 4 नंबर किसी का नहीं आया ना, तो 4 इंटू 0, फिर 5 नंबर एक बच्चे का आया तो 5 इंटू 1। तो हम डायरेक्टली मार्क्स जो आते थे उसी को मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पे मार्क्स नहीं है, आप देखो ना यहाँ पर क्या है, इंटरवल है 0 से 3। आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि एक नंबर किसका आया है या 2 नंबर किसका आया या 3 नंबर किसका है, मैं आपको अब इंटरवल दे रहा हूँ 0 से 3, है ना। और फ्रीक्वेंसी तो चलो अभी भी वही है जो पिछले बार हुआ करती थी। तो यहाँ पर ये जो क्लास इंटरवल हो जाता है, पहले अपन XI इसको ले लिया करते थे, XI इसको ले लिया करते थे, फर्स्ट वाले रो को, फर्स्ट वाले कॉलम को। XI मतलब क्या होता था, X1, आई की जगह 1 डालोगे तो X1 आएगा, 2 डालोगे तो X2 आएगा, तो मतलब पहले बच्चे के नंबर जो आए उसको अपन X1 से डिनोट करते थे, दूसरे बच्चे के जो नंबर आए या फिर 2 नंबर को अपन मार्क्स, 2 मार्क्स को हम X2 से डिनोट कर रहे, 3 मार्क्स को हम लोग X3 से डिनोट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। यहाँ पर अपन क्या करें यार, ये अपने पास क्लास इंटरवल है, इसमें तो पूरा रेंज है, इसमें तो वो बच्चा भी जिसके 0 नंबर आए, वो बच्चा भी जिसके 1 नंबर आए, वो बच्चा भी जिसके 2 नंबर आए। तो हम इसका एक्चुअल में जो क्लास मार्क है वो क्या ले, अपने पास तो सारे मिक्स्ड बच्चे, तो इसका क्लास मार्क हम क्या ले वो अपने को सीखना होगा, ठीक है। तो इसका क्लास मार्क क्या लेना चाहिए वो एक सबसे बड़ा सवाल है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जो हम अभी कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 लाने वाले बच्चे भी है, 1 लाने वाला भी है, 2 लाने वाला भी है, तो उन सबको अपन एवरेज आउट कर लेते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं, छोटा सा जुगाड़ लगा लेते हैं, एंड दिस इज लिटरली जुगाड़, ये मैथमेटिकली करेक्ट तरीका नहीं है, ये जुगाड़ू तरीका है
क्योंकि आप यहाँ पे 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर वाले सब बच्चे को पा रहे हो, तो आप सबका इंडिविजुअली कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी औकात से बाहर है इतना बड़ा डेटा, इतने सारे बच्चों का मैं एक एक करके नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या करा कि इनको क्लास मार्क को एवरेज आउट कर लिया। मैंने क्या बोला कि आप ये देखो कि 0 और 3 इन दोनों का सम 0 + 3 और उनका एवरेज ले लो। तो जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उन्हीं का आप एवरेज ले लीजिए। तो यहाँ पर क्लास मार्क क्या आ जा रहा है, 0 + 3/2 दैट इज 3/2 मतलब 1.5। 3 और 6 का एवरेज क्या आ रहा है, 3 + 6/2 दैट इज 9/2। 9/2 कितना हो गया, 4.5। ठीक है, तो इस इंटरवल में आप ऐसा समझ लो कि इस इंटरवल में सबके 4.5 नंबर आए, बस ऐसा हम लोग एक प्लेन अज्यूमशन कर लेंगे। 6 से 9, तो 6 + 9 कितना होता है, 15। 15/2 कितना हो जाएगा, 7.5। तो इस इंटरवल में सबके जितने भी बच्चे हैं हम लोगों ने एक अज्यूम कर लिया कि यार चलो सबके 7.5 नंबर आए। ठीक है, इसको अपन कहते हैं जुगाड़। फिर 9 से 12 के बीच में जो इंटरवल है उसको अपन एवरेज आउट करते हैं। 9 + 12 कितना हो जाएगा, 21। 21 का आधा कितना हो जाएगा, 10.5। अरे यार 1 मिनट रुको, ये क्रैश कर गया। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, पहले जिसके 6 नंबर आते थे उसको हम 6 से ही डिनोट करते थे, 7 नंबर वाले को 7 से ही डिनोट करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि क्लास इंटरवल ले रहे हैं, तो 0, 1, 2 ये सारे बच्चे यहाँ पर पाए जा रहे हैं। अब सबके इंडिविजुअल कर नहीं सकते, तो हमने क्या कर दिया, 0 और 3 का एवरेज ले लिया और मान लिया कि इस इंटरवल में जितने भी बच्चे हैं उन सबके 1.5 नंबर आए। ऐसे अपन ने एक अज्यूमशन ले लिया, ये अज्यूमशन है, ये एक जुगाड़ है। 3 से टिकट 6 के बीच में बच्चों के जो भी बच्चे हैं उनके आप मान लो इस इंटरवल में 4.5 नंबर आए। इस इंटरवल में जो भी बच्चे उनके 7.5 नंबर आए, ऐसा अपन मान लेते हैं। अच्छा, तो अब बच्चों का मेजर डाउट आता है कि सर ये जो आपने जुगाड़ लगाया है, तो उससे जो एक्चुअल में एवरेज आना चाहिए था, मीन निकाल रहे हैं ना अपन, तो नॉर्मल तरीके से जो मीन आता और अब जुगाड़ लगाने के बाद जो मीन आ रहा है उसमें फर्क नहीं आएगा। मेरी बात को समझ रहे हो आप? एक्चुअल में यहाँ पर मैं तो जुगाड़ लगा रहा हूँ कि सभी बच्चों के 1.5 नंबर है, असल में ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे तो वो बच्चा भी है जिसके 0 नंबर है, तो उसको भी 1.5 की कैटेगरी में मान लिया गया है। वो बच्चा भी है जिसके 1 नंबर है, उसको भी 1.5 की कैटेगरी में मान लिया गया है। और वो बच्चा भी है जिसके 2 नंबर है, उसको भी 1.5 की कैटेगरी में मान लिया। तो इट इज फेयर टू सम, अनफेयर टू सम, ऐसा आ रहा है ना। 0 वाले के लिए और 1 वाले के लिए थोड़ा अच्छा हो गया, उसका फायदा हो गया कि चलो यार 1.5 नंबर में हमको गिन लिया गया है ना। लेकिन 2 वाले के लिए थोड़ा सा नुकसान हो गया कि उसने 2 नंबर लाए लेकिन उसको फिर भी 1.5 वाली कैटेगरी में माना जा रहा है। तो इसको अपन जुगाड़ कहते हैं। इस जुगाड़ से आपका जो मीन आता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। मान लो एक्चुअल में आपका जो मीन आना चाहिए था वो 7.2 आता, एक्चुअल मीन। इस मेथड से हो सकता है आपका मीन थोड़ा सा कम या ज्यादा आ जाए। हो सकता है आपका मीन 7.0 आ जाए, हो सकता है आपका मीन 7.32 आ जाए, 7.2 के आसपास ही आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू 7.2, उसके आसपास ही कहीं ना कहीं आएगा। तो जितने भी मैथमेटिशियंस थे उन्होंने बोला कि क्यों ना अपन इसी मेथड को यूज करें। सर विच वन विल बी एक्स आई, हाँ एक्स आई जो रहेगा वो ये वाला रहेगा, ये दिस विल बी एक्स आई। ठीक है, एक्स आई, क्योंकि एक्स आई अब 0 से 3 में बहुत सारे नंबर्स है ना, तो हम किसी एक को तो मान नहीं सकते, तो हमने इसी का एवरेज ले लिया। यही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से मैं। तो एक्स आई क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4.5 ऐसे करके हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या हुआ करता था, ये तो फ्रीक्वेंसी एफ आई। अब ये एफ आई और एक्स आई का मतलब समझो, ये आई क्या होता है भाई। हाँ, ये आई क्या बीच में अपन ने लगा दिया है, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि अगर आप पहला वाला क्लास देखोगे तो उसको आप x1 से डिनोट करोगे, मतलब आई की जगह 1 रखा गया है और आई की जगह 1 रखा है, तो फ्रीक्वेंसी भी f1 कहलाएगी। फिर आप दूसरी वाली क्लास में जाओगे तो x2 हो जाएगा ये, और यहाँ की फ्रीक्वेंसी f2 हो जाएगी, ऐसा। तो आपको एक्स आई एफ आई से डरना नहीं है। ये तो ये है कि आपको बस इतना सोचना है कि इंडिविजुअल क्लास मार्क है और इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है। लेट अस मल्टीप्लाई एंड क्रिएट कॉलम फॉर एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का कॉलम बनाता हूँ, तो ये दिस इंटू दिस करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे, तो एफ आई इंटू एक्स आई हो जाए। तो 1.5 इंटू 20, 1.5 कितना होता है, 3/2। 3 अच्छा 15 दूनी 30 होता है ना, तो डायरेक्टली 30 लिखो। 45 इंटू 4, 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 90, 180 कितना आ रहा है, एक्चुअली 180 आ रहा है। 75 इंटू 18, ये थोड़ा मुश्किल है। तो 18 इंटू 75 कितना होता है, 15/2 ना, ऐसे कर लो। तो 2 इंटू 9, 9, 15 9 सर 135। और 10.5 कितना होता है, 10.5 ना, तो 21/2।
तो ये 2 9 18 हो जाएगा, 9 1 9 9 2 18 189, ठीक है। और ये 12 इंटू 0 हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। तो ये मैंने सिग्मा एफ आई एक्स आई, अच्छा मैंने सिर्फ एफ आई एक्स आई निकाला है, मतलब पहला क्लास मार्क इंटू पहली फ्रीक्वेंसी, ये क्या कहलाएगा, F1 X1। मतलब समझो इन सब चीजों का, इन सब का मीनिंग होता है दूसरा क्लास मार्क इंटू उस दूसरे क्लास मार्क की फ्रीक्वेंसी, मतलब दूसरा क्लास मार्क X2 है और उसकी फ्रीक्वेंसी F2 है, तीसरा क्लास मार्क X3 है और उसकी फ्रीक्वेंसी F3 है, चौथा क्लास मार्क X4 है और उसकी फ्रीक्वेंसी F4 है, और पांचवा क्लास मार्क है X5 जिसका वैल्यू है 12, और उस क्लास में कोई फॉल नहीं कर रहा है, मतलब 12 नंबर किसी के भी नहीं आए हैं, तो वो F5 है, F5 का वैल्यू 0 लिख देंगे अपन। तो अब अपन क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, है ना। आप ऐसा मान लो कि 20 बच्चे ऐसे, 20 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके 1.5 नंबर आए, ये अपना एक प्लेन अजम्पशन हो गया। अब 40 बच्चे ऐसे हैं जिनके 4.5 नंबर आए, है ना, क्योंकि मैं एक एक को तो काउंट नहीं कर पा रहा था कि 3 किसके आए हैं, 4 किसके आए, 5 किसके आए, हालत खराब हो रही थी ना। अभी तो डेटा इतना बड़ा है अपने पास, इतना बड़ा, कल को अपने पास हजारों नंबर्स होंगे, हजारों डेटा होगा, तो हम थोड़ी ना उसमें एक एक को गिन पाएंगे, ठीक है। 18 बच्चे ऐसे जिनके 7.5 नंबर आए, 18 बच्चे और ऐसे जिनके 10.5 नंबर आए, और 0 स्टूडेंट्स ऐसे जिनके 12 मार्क्स मतलब फुल मार्क्स आए। तो किसी के भी फुल मार्क्स नहीं आए ऐसा अपन मान लेते हैं। अब ये सारे F1 X1 F2, एक मिनट वेट करो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 20 बच्चे ऐसे जिनके 1.5 नंबर आए, ठीक है। तो सारे नंबर्स को कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट नंबर 1 का 1.5 मान लो नंबर आया, दूसरे का भी 1.5 आया, तीसरे का भी 1.5 आया, तो उन सबके टोटल मार्क्स कितने हो गए, 1.5 इंटू 20, 40 बच्चे ऐसे जिनके 4.5 नंबर आए, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5, कितने दफे, 40 दफे, तो 4.5 इंटू 40। उसी तरह 7.5 नंबर 18 बच्चों के आए, तो 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 18 बार करोगे, तो 7.5 इंटू 18 हो जाएगा। 10.5 18 बच्चों के आए, तो उनके सबके नंबर जोड़ने ना, आपने को एवरेज निकालने का मतलब क्या, सबके जोड़ दो और डिवाइड कर दो जितने स्टूडेंट है, ऐसे ही तो निकालते मीन और एवरेज, वही कर रहे हैं अपन। ओके, तो ये F1 X1 फिर F2 X2 F3 X3 F4 X4 F5 X5, इन सबको फिर से आपस में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टोटल मार्क्स तो अपने को तभी मिलेंगे ना। तो इसको अपन कहते हैं समेशन F1 समेशन FI XI, वेयर I इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5। I 1 से 5 तक नाच रहा है। जब I का वैल्यू, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब I का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे क्या नजर आएगा आपको, F1 X1, और यहाँ पे क्या सिंबल लगा हुआ है, सिग्मा, मतलब समेशन। समेशन मतलब क्या होता है, प्लस। तो जैसे ही आपने I का एक वैल्यू रखा तो आप प्लस लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर क्या आपको ऑर्डर दे रहा है, ऑपरेटर बोल रहा है कि समेशन करना है, आपको ऐड करना है। तो आई का एक वैल्यू रखो फिर प्लस करो, फिर आई का दूसरा वैल्यू रखो फिर प्लस करो, एंड सो ऑन। अब आई का आप दूसरा वैल्यू रखोगे तो F2 X2 आएगा, आई का तीसरा वैल्यू रखोगे तो F3 X3 आएगा, है ना। थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको मिटा के छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ। तो F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3, ऐसे आई का चौथा वैल्यू रखोगे तो F4 X4, और आई का पांचवा वैल्यू रखोगे तो F5 X5 आएगा। एंड होल थिंग व्हेन यू डिवाइडेड बाय, पहली बात तो सुनो, समेशन F1 X1 X2 ये सब निकालिए अपने, इनको कैलकुलेट कर लो। तो 30 प्लस 180 प्लस 135 ये सब करो और देखो कि क्या आता है, फटाफट करते देखो। जो भी 100 से उनको जोड़ लो, तो ये 100 प्लस 100 प्लस 100 300, फिर टेंस वालों को जोड़ लो, 380 और ये 30 कितना हो गया, 410, 440 और 499, 499 प्लस 5 कितना हो गया, 504, बस 504 आ रहा है। तो समेशन एफ आई एक्साइज 500, अरे यार 534 आ रहा है क्या, कुछ मिस कर दिया मैंने। 100 100 100 300 380 410 490 495, हाँ यू राइट, 534, 520 हो जाएगा ना, फिर और 13 जोड़ेंगे तो 520 प्लस
14 और जोड़ेंगे तो 534। ठीक है, तो टोटल 534 आ रहे हैं। मतलब जो पूरी क्लास के टोटल नंबर अपन ने जोड़ दिए हैं, पहले अपन कैसे एकदम मैनुअली जोड़ दिया करते थे। 10 बच्चे थे, सबके नंबर अपन ऐसे ही उंगलियों पे जोड़ देते थे। 10 + 9, 5 बच्चे थे तो बहुत आसान थी जिंदगी। 10 + 9 + 8 + 1 + 6, दिख रहा है। और टोटल इनका कितना आ जाता था 34। और कितने बच्चे थे 5, तो 34 डिवाइडेड बाय 5 6.8। तब जिंदगी बहुत हसीन थी, अभी अपने पास डेटा बहुत ज्यादा है तो इतनी हसीन नहीं है, अपने को दूसरा तरीका निकालना पड़ा। ठीक है, तो अब अपन अगर 534 को डिवाइड करेंगे तो कितने से करेंगे, जितने बच्चे हैं। और बच्चे कैसे पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी से। अरे यार 20 स्टूडेंट्स है जो पहले वाले कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, 40 बच्चे हैं जो दूसरी कैटेगरी में, 18 बच्चे हैं जो तीसरे वाले इंटरवल में, फिर 18 बच्चे जो चौथे इंटरवल में, और 0 बच्चे जो पांचवें इंटरवल में। तो बच्चे तो इतने ही है ना, सारे बच्चों का काउंटिंग हो गया है, तो यहीं पे काउंटिंग है बच्चों का। इसको अपन कहते हैं कि जब अपन सारे फ्रिक्वेंसीज को ऐड कर देंगे, सिग्मा FI होगा वो। और सिग्मा FI कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि आप बता रहे हो 96 आएगा। ठीक है, तो अब अपने पास जो क्लास का एवरेज आएगा या मीन आएगा, मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। किसका मीन निकाल रहे हैं अपन, मार्क्स का। और मार्क्स क्या है, XI, मतलब X1 X2 X3। 1.5 नंबर है पहला मार्क्स, 4.5 नंबर है दूसरा मार्क्स। X1 X2 X3 X4 X5। तो अपन जिसका एवरेज निकालते हैं वो X1 X2 X3 X4 X5 है, तो उसी पे बार लगा देंगे तो उसको अपन उसका मीन बोलेंगे। ठीक है, मीन को डिनोट एक्स बार से करते हैं। और मीन का फॉर्मूला कक्षा 9वीं में जो था 10वीं में भी वही रहेगा, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, बस फर्क ये हो गया है कि 10वीं कक्षा में अपने को टेबल बनाना पड़ रहा है, उसमें क्लास मार्क्स लिखना पड़ रहा है। फिर अपन वही चीज कर रहे हैं, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा एफ आई सॉरी है। तो सिग्मा FI XI कितना है 534, एंड सिग्मा FI कितना है 96। इसको यार कर लो कैलकुलेट। ठीक है, तो 534 अपॉन 96, ये आ रहा है 5.56। ठीक है, तो जो पूरी क्लास है, पूरी क्लास जो है ना, उनके एवरेज नंबर आए 5.56, 5.5 नंबर आए इस क्लास में। ठीक है, तो अगर आपको क्लास का एवरेज जज करना है या क्लास का परफॉर्मेंस जज करना है, प्रिंसिपल आके पूछता है कि आपकी क्लास कैसे परफॉर्म कर रही है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर एवरेज नंबर 5.5 है हमारी क्लास के। तो इसे एक आइडिया लग गया ना कि यार हर बच्चा 5.5 ले आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया नहीं लगा, क्योंकि इसमें 0 वाले बच्चे भी है जो बच गए, और 10 वाले बच्चे भी जिनका भी नाम खराब हो गया, वो भी 5.5 की कैटेगरी में आ गए। बट एक आइडिया लग जा रहा है अपने को कि हाँ ठीक है 5.5 नंबर आ रहे हैं। क्राइटेरिया बहुत अच्छा नहीं है बट है क्राइटेरिया, तो अपन उसको स्टडी कर रहे हैं। इससे भी अच्छा क्राइटेरिया जो आएगा वो मोड और मीडियन आएगा। मोड मतलब उसमें आपको दिखेगा कि कितने बच्चों के ज्यादा से ज्यादा या सबसे ज्यादा कितने नंबर आए, मतलब हो सकता है कि ज्यादातर बच्चों के 7 मार्क्स आए, तो मोड 7 आ जाएगा। वो एक अच्छा क्राइटेरिया बताने का कि इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोगों के 7 नंबर आए, 7 7 7 7 7। तो इस क्लास में ज्यादातर बच्चे जो है वो 7 ला रहे हैं। 0 2 ही बच्चों के आए तो जज करना बहुत खराब रहेगा कि 2 ही बच्चे बस है जो पढ़ाई नहीं करते, उसके लिए पूरी क्लास का एवरेज क्यों खराब करना। तो वो क्राइटेरिया अपन बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो आज अपन ने एक हल्का सा आइडिया लिया है कि क्लास मार्क क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी क्लास मार्क की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो गए थे, तो मेरे को इंटरवल करके एक एक इंटरवल में निकालना पड़ा सब कुछ। ठीक है, और इंटरवल से अपन ने मीन निकाला। चलिए, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं। कल मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि ये कैलकुलेशन कितना मुश्किल है। देखो ना यार, एक एक चीज को ऐड करना फिर डिवाइड करना, दिस इज नॉट वेरी इजी। तो इस कैलकुलेशन को कैसे इजी करा जाए वो भी अपन कल देखेंगे। आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर आज बेसिक समझ में आया होगा, क्योंकि जिसको बेसिक्स आता है वो पूरा स्टैटिस्टिक्स बहुत मस्ती में निकाल देता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स, ये अपन ने आज पढ़ा है। कल अपन इसके आगे की चीज पढ़ेंगे, दैट इज सॉल्विंग क्वेश्चंस। एक खुशखबरी देता हूँ मैं आपको जाते जाते, मतलब इस टॉपिक के रिगार्ड में, है ना। और कोई खुशखबरी नहीं है कि मेरा बर्थडे है पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। एक खुशखबरी ये है कि आपको है ना ये क्लास इंटरवल हर क्वेश्चन में खुद से क्रिएट नहीं करना है। आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली क्लास इंटरवल बना कर देगा, वो टेबल बना कर देगा। आपको बस उस टेबल में XI निकालना है, FI निकालना है, एंड यू आर डन। FI भी देगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आपको बस सिग्मा FI XI करके उसको डिवाइड करना सिग्मा FI के साथ। इतना आसान चैप्टर है ये, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल की क्लास में हम डायरेक्टली एक्सरसाइज करना एंड एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट करेंगे, और फिर इसको अपन खत्म करेंगे। ठीक है, आप लोग प्री बोर्ड की तैयारी चालू रखिए,
आई एम नॉट गिविंग यू अननेसेसरी होमवर्क राइट नाउ, बिकॉज मुझे पता है कि कुछ बच्चे करेंगे कुछ बच्चे नहीं करेंगे, तो मैं आपको सब लाइव क्लास में कराऊंगा। आर डी शर्मा से लाइव क्लास में आपको कराऊंगा, और उसी दिन जिस दिन होमवर्क दूंगा उसके अगले दिन डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू Thank you, sir.